हेलो एवरीवन, अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर है लेकिन आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो उस केस में आपको टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म 16 ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है जिनका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जा रहा उनके एम्प्लॉयर के थ्रू, बट क्योंकि उनको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उनकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, तो उस केस में रिटर्न फाइल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि फॉर्म 16 की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है या फिर हो सकता है प्राइवेट एम्प्लॉय है, आपको कैश में भी मिलती हो सैलरी, तो सबसे पहले आप एक एक्सेल प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें आपकी पूरी सैलरी की इंफॉर्मेशन हो कि मंथ वाइज आपको किस किस मंथ में कितनी कितनी सैलरी मिली है और उसका आप एक टोटल निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मैंने मंथ वाइज अपनी सैलरी यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कितनी सैलरी टोटल हमें जो है मिली है। फॉर्म 16 तो है नहीं हमारे पास, अब इसी सैलरी से हमें काम चलाना होगा। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जिनको पे स्लिप मिलती होगी और कुछ ऐसे हैं जिनकी कंपनीज में उनको वो भी नहीं मिलती होगी। अगर आपको अपनी सैलरी की स्लिप मिलती है, सैलरी स्लिप आपको जो है आपकी सैलरी का बाइफिकेशन आपके पास है, तो वो भी आप अपने पास रख के बैठ सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू कितना एचआरए मिल रहा है, कितना लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, कितने आपके और अलाउंसेस हैं जो आपके सीटीसी में इंक्लूड हैं। बट ऐसे एम्प्लॉय जिनको फॉर्म 16 नहीं मिल रहा है, तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उनके पास सैलरी स्लिप भी अवेलेबल हो। तो उस केस में सबसे पहले आप एक इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल रही है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपना फॉर्म 26 और AISTAS डाउनलोड कर लेना है। वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए सबसे पहले अपना इनकम टैक्स का आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू फॉर्म 26 यहाँ पे क्लिक करके आप करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 सिलेक्ट करिएगा। आप अपना 26 डाउनलोड कर लेंगे। सेम एज आप अपना AIS और TIS भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके लिए व्यू एनुअल स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन आपको जो है फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना AIS डाउनलोड कर लेना है। 26 ईयर्स और AIS आपको इसलिए चाहिए होता है कि सैलरी की इन्फॉर्मेशन तो चलिए आपने अपनी सैलरी स्लिप से निकाल ली, इसके अलावा अगर आपको कोई अदर इनकम हो रही है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे या सेविंग अकाउंट में, या फिर कोई और आपकी इन्वेस्टमेंट आपने मैच्योर करी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके नॉलेज में थी ही नहीं बट आपको अपने AIS से पता लग गई। जैसे कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो तो उस पर हमें डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन जनरली हमें इतनी इजीली नहीं होती क्योंकि डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता लगता, हमारी पासबुक में जिसको क्रेडिट होके आ जाता है। तो AIS TIS से आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी कितने अमाउंट की है और किस किस सोर्सेज से आपके पास ये इनकम हो रही है। सेम एज अगर आपको किसी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मान लीजिए सैलरी पर आपको तो लगता है आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ बट आपके एम्प्लॉयर ने कभी आपका 100, 200 या कोई भी नॉमिनल अमाउंट आपका टीडीएस का डिडक्ट किया होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने 26 ईयर्स और AISTS से पता लग जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर डाउनलोड करके रखने हैं अपने पास। अब आपको रिटर्न फाइलिंग करनी कैसे है, सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आप यहाँ से भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि करंट ईयर की फाइलिंग के लिए आप यहाँ क्लिक करिए। अब आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, असेसमेंट ईयर 2025-26 ऑनलाइन मोड, यानी कि हम ऑनलाइन पोर्टल पे ही रिटर्न फाइलिंग करना सीखेंगे, हम कोई यूटिलिटी से काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन पे सिलेक्ट करा, देन कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर आप पहले फाइलिंग कर रहे थे, किसी वजह से आपका फॉर्म बीच में रह गया, तो वो यहाँ पे आपको जो है ड्राफ्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप आपसे यहाँ पे जो है ITR 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप अपनी रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। यूजुअली रीजन यही होता है कि एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा मेरी इनकम है, इसलिए मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। समटाइम्स और भी रीजन हो सकते हैं। 139(1) की 7th प्रोवाइजो की कुछ कंडीशंस हैं जिसके चलते हुए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम अमाउंट होने पर भी आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। कब कब आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पहले आपको जो है ये 5 टेबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 5 के 5 आपको 1 बाय 1 फिल करने हैं और अपनी रिटर्न को अपलोड कर देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब बीच में
में एक टैब छोड़ के आपने दूसरी टैब पहले फिल कर दी। ये पूरा सीक्वेंस है, सीक्वेंसली ही आपको चलना होगा। सबसे पहला है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारा डाटा आपका ऑटो फिल आएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, आपका नाम, एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, या फिर अगर आप प्राइवेट में है तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको बताना है कि आप किस सेक्शन में रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। हम लास्ट ड्यू डेट है हमारी 15 सितंबर, उससे पहले मैं रिटर्न को फाइल करवा रही हूँ, तो 139(1) पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिजाइन कौन सा है, आप न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न भर रहे हैं या ओल्ड के अकॉर्डिंग रिटर्न भर रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे ही अगर आप यस करोगे तो आपको डिडक्शन डालने का ऑप्शन देगा ये, क्योंकि यस का मतलब है आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न को भर रहे हैं। अगर आप नो पे करते हैं, इसका मतलब आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को भर रहे हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शंस डालने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, या फिर मैं कहूं कि 1 या 2 ही डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ की जाती है, उतना ही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन अगर आपको ये जानना है कि न्यू टैक्स रेजिम में कौन कौन सी डिडक्शंस आप अवेल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं आज ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए बहुत ईजी है अपनी रिटर्न को फाइल करना, डिडक्शंस तो कोई उनको मिलती नहीं है। ओल्ड में हम इस बार बात करते हैं, क्योंकि ओल्ड में बहुत सारी नई ऐसी फील्ड्स हैं जो इस बार ऐड हुई हैं, जिसमें चेंजेस किए गए हैं। मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम पे क्लिक कर दिया और यहां से कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपका जो नेक्स्ट टैब है वो है आपका ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड। यहाँ पर अब आपको अपनी इनकम डालनी है। फॉर्म 16 तो आपके पास है नहीं, अब आपको इनकम कहाँ से डालनी है, जो मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कराई थी वहां से, या फिर अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो सैलरी स्लिप्स को भी आप 12 महीने की अपनी सैलरी स्लिप निकालिए, उन सबको ऐड कर दीजिए। इससे आपको पूरे साल की अपनी बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब आपको पता लग जाएंगे। बट इन अलग अलग कॉम्बिनेशंस की रिटर्न फाइलिंग में एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अनलेस अनटिल आप अलाउंसेस को अलग से क्लेम ना कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप एचआरए तो क्लेम कर नहीं रहे या फिर फर्दर कोई अलाउंस तो क्लेम कर नहीं रहे हो, तो आप जो है अपनी सैलरी का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के लिए आपको एडिट में जाना है और यहां से अपनी सैलरी को डाल देना है। अब एक बात और, यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होगी। रीजन भी उनका टीडीएस तो आप उनका एम्प्लॉयर नहीं डिडक्ट कर रहा है, बट समटाइम्स जो एम्प्लॉयर है वो सॉफ्टवेयर इस तरीके के यूज करता है जिससे क्या होता है, जिनका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा बट फिर भी सैलरी उनको कितनी दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक चली जाती है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने लगती है। तो उस केस में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी नहीं मेंशन हो रही तो यहाँ पर आप डाल दीजिए जितनी आपकी एक्सेल या सैलरी स्लिप्स का ऐड होके आ रहा है उतनी आप यहाँ पे डालिए। अगर आप उसका बाइफिकेशन डालना चाहते हैं कि आपको कितने पर्क्स मिलते हैं, कितनी आपकी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, कितना आपका एचआरए है, तो वो सब आप यहाँ पे जो है अलग अलग करके जो है डाल सकते हैं। जैसे मेरे केस में जो सैलरी है वो है 6,86,640 रुपीज, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। सैलरी डालने के बाद अगर आपको कोई डिडक्शन क्लेम करनी है इसके अगेंस्ट, सैलरी के अगेंस्ट, या फिर अलाउंसेस अगर आपको क्लेम करनी है तो यहाँ से वो अलाउंसेस आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिडक्शन आपको ऑटो पॉपुलेट हो रही है, जो सेक्शन 16 की डिडक्शन होती है 50,000 रुपीज, जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट किया इसलिए 50 आ रही है। अगर मैं न्यू करती तो ये डिडक्शन यहाँ पे 75,000 रिफ्लेक्ट होती। तो अब यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आता है ऑप्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, मैं यहाँ पे होम लोन इसलिए बोल रही हूँ, आपको यहाँ पे रेंटल इनकम भी मेंशन करनी होती है और होम लोन का अमाउंट भी मेंशन करना होता है। 99% केसेस में रेंटल इनकम किसी की नहीं होती, सिर्फ होम लोन होता है। हमारे पास एक ही हाउस है, उसके ऊपर हमने होम लोन ले रखा है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। होम लोन की डिटेल डालने के लिए जो जाएगा आपका जहाँ पे, वो है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। इसके लिए अभी तक क्या था, मैं इस पे क्लिक करती थी, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट का अमाउंट डाल देती थी, जो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक अलाउ होता था। बट अब से इस फाइनेंशियल ईयर से इस फॉर्म में एक चेंज लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको सेक्शन 24B यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ वो डिटेल डालनी है। अब आपको इस डिटेल में सब कुछ मेंशन करना है कि आपने लोन कहाँ से लिया था, कितने अमाउंट का लिया था, आज की डेट में क्या बैलेंस चल रहा है आपका, किस डेट पे लिया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब में डालनी है। तो यहाँ पे जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, इंटरेस्ट भी यहाँ पे डालना है कि कितना आप क्लेम करना चाहते हैं, सेव करेंगे तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आपकी यहाँ पे मेंशन होके आने लगेगी। आपको इसमें और कुछ नहीं करना। अगर आपकी रेंटल इनकम वगैरह है तो आप इसको एडिट करके यहाँ पे इन सब फील्ड्स को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज लोन की डिटेल तो यहाँ डालते ही आपकी ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे होने लगेगी। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपको सेविंग पे इंटरेस्ट आ रहा है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है, आपके फिक्स डिपॉजिट पे आ रहा है, पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रही है, जितनी भी इनकम आपके एआईएस में, टीआईएस में, 26 ईयर्स में आ रही है, वो सारी इनकम यहाँ पे अपने आप ही नजर आने लगती है।
आपको जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको पर्टिकुलर इनकम को क्लिक करके एडिट पे जाके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी इनकम जो है ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है। और इन सब इनकम के लिए आपको अपने फॉर्म 16 की भी जरूरत नहीं होती। फॉर्म 16 का जो काम था वो सिर्फ सैलरी इनकम तक का था कि सैलरी आप कैसे डालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। या तो एक एक्सेल शीट बना लीजिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए, या फिर आप जो है अगर आपको सैलरी स्लिप्स मिलती है तो उन सबको ऐड करके वहां से आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये आपने कर लिया। अब है कि एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट है तो वो एग्जेम्प्ट होता है आपका। तो इस तरीके की एग्जेम्प्टेड इनकम अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड पे जाके उसको डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब जो कि अभी इंसर्ट की थी एलटीसीजी से रिलेटेड। अगर आपको एलटीसीजी हो रहा है 1.25 लाख रुपीज तक का तो आप फॉर्म 1 में इसका ऑप्शन दे दिया गया था, आईटीआर 1 में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको सेल कंसिडरेशन डालना है, अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है, अपने आप आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। 1.25 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो इसके ऊपर आपका टैक्स रहेगा नील। यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे। सेकंड टैब आपका फिल हो चुका है। अब आते हैं डिडक्शंस पे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न में जो हमारी डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। अब आपको हर एक डिडक्शन के साथ उसके प्रूफ भी देने होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको उसमें नंबर मेंशन करना है कि आपका क्या पॉलिसी नंबर है, किस बेसिस पर आप इस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसमें डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिडक्शन डालनी है। सबसे पहले आपकी एटीसी की डिडक्शन पे आपको यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड का। यहाँ से आप एक एक करके अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। एटीसी में मल्टीपल तरीके की आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। आप बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एलआईसी, अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो ये सब आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो जो इन्वेस्टमेंट आप क्लेम करना चाहते हैं अब यहाँ पे उसका डाल दीजिए अमाउंट, और यहाँ पे वो पॉलिसी नंबर या फिर जो है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि अगर आपका पीपीएफ है तो पीपीएफ का अकाउंट नंबर आ जाएगा, अगर कोई लोन का रीपेमेंट है तो लोन अमाउंट नंबर आ जाएगा, एलआईसी है तो एलआईसी का नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से जिस भी चीज में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसका आपको आइडेंटिफिकेशन एक नंबर डालना है कि हाँ ये चीज हमारी एक्चुअली है, और ये आपका कंपल्सरी फील्ड है, स्टार इसके ऊपर दिया हुआ है, इसके बिना आपकी जो रिटर्न है वो वैलिडेट नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पर आपको जो है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की, 80CCC की डिडक्शन, जो उसमें आपकी एटीसी की ही लिमिट 1,50,000 रुपीज तक अलाउ की जाती है। तो जो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे वो 1,50,000 रुपीज तक यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका 80CCD1 का। 80CCD1 आपके एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है कि अगर एम्प्लॉय एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे डालनी है। इसके लिए आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद अगेन आपको जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, और आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, जितना आप क्लेम कर सकते हैं, वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि कितना आप क्लेम कर सकते हैं, कि अगर आप इन एम्प्लॉयमेंट में हो अभी भी, मतलब पेंशनर की कैटेगरी में नहीं हो, आप अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हो, तो कोई भी आपकी कैटेगरी की जॉब हो सकती है, तो आप अपना 10% ऑफ सैलरी तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशनर के केस में आप 20% ऑफ योर जीटीआई क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर ऑटो पॉपुलेटेड आएगी। और इस बार की रिटर्न में एक नई चीज और देखने को मिल रही है, वो है आपका प्रान नंबर। जो भी आपका एनपीएस अकाउंट आप खोलते हैं तो उसका एक अलग से प्रान नंबर आपको मिलता है, तो वो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है कि ये फिगर यहाँ पे जो है ऑटो पॉपुलेट अपने आप डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन करेगा। तो हो सकता है डिपार्टमेंट पैन नंबर से आपका ये लिंक करके वो इन्फॉर्मेशन फेच कर पा रहा हो, और यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन डाल के सेव कर देना है। नेक्स्ट है आपका 80CCD1B, जो कि आपका एम्प्लॉय का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे आपको 50,000 की एक्स्ट्रा रिबेट दी जाती है। तो यहाँ पे आपको जाना है, आपको अपना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे दिया भी गया है मैक्सिमम अमाउंट आपको 50,000 दिया जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे होके आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट है आपका 80CCD2, जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में। ये आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको डालना है, कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितने के लिए आप एलिजिबल है। इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट के केस में आप 14% तक एलिजिबल है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में अगर आप पीएसयू है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में है या फिर आप प्राइवेट में है तो आप 10% ऑफ योर सैलरी तक आपको मिलेगा। और अगर आपका जो है
और यही अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो आप 14% तक क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया कुछ भी हो। तो यहाँ से अगेन आपको फिगर डाल के सेव कर देना है। नेक्स्ट है आपका 80 CCH, जो कि आपकी अग्निपथ स्कीम से है। अगर आप अग्निपथ स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो न्यू और ओल्ड दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो उसकी फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला है आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डिडक्शन। इस पे आप क्लिक करिए और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जो है फिर फिल करना है, क्योंकि बहुत लंबा इसका टेबल है। अच्छे से पढ़िए। और हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने लिए भी क्लेम कर सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, अपने पेरेंट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। तो इसको आपको ईच एंड एवरी फील्ड को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। सबसे पहले आपको बताना है कि आप या फिर आपके फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट, ये वाली टैब है आपके खुद के क्लेम के लिए, और ये वाली टैब है कि अगर आप जो है पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं तो इसमें अगर आप खुद के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो, या फिर आ सकता है कि आप खुद के लिए क्लेम ही नहीं करना चाहते, तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नो कर देती हूँ मैं कि मैं सीनियर सिटीजन के लिए क्लेम नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकअप डालना है वैल्यूज का। आपको नेम ऑफ इंश्योरर, आपकी जो कंपनी है जहां से आपने इंश्योरेंस लिया उस कंपनी का नाम डालना है, पॉलिसी नंबर डालना है और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डालना है। पहले ये फील्ड नहीं हुआ करती थी, अभी नई इंसर्ट हुई है ये फील्ड, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे आपकी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होने लगेगी कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कितना पैसा आप पे कर रहे हैं। सेम एज अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000 तक की जो आपको रिबेट मिलती है वो क्लेम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अमाउंट आप मेंशन कर देंगे। इस वाले टैब में आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो। वहीं अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर सीनियर सिटीजन है, मतलब फैमिली मतलब मैं आपकी खुद की फैमिली की बात कर रही हूँ, आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, तो यहाँ पर आपकी आएगी सीनियर सिटीजन की इन्फॉर्मेशन। अगर आप वही चीज अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है नहीं है, या फिर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम करना चाहते हैं, वो सीनियर सिटीजन है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर अगेन आपको डालना है कि आप कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस चल रहा है, पॉलिसी नंबर क्या है, कितना अमाउंट आप इंश्योरेंस का दे रहे हैं, और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड होने लगेगी। फिर उसके बाद आपकी टोटल पेमेंट जो है ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जितना भी आपको रिबेट मिल रहा है वो यहाँ पे आएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं पेरेंट्स का तो वो 5000 रुपीज तक आप ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टैब है आपकी मेडिकल एक्सपेंडिचर की। अगर आपने कोई अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, अगर उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस अमाउंट को भी 50,000 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अमाउंट आपको डालना है और आप उसको क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट कितना आपको अलाउ किया जाएगा डिडक्शंस के केस में, फिर आपको सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपकी 80D की पूरी टैब जो है फिल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिटेल और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। 80DD अगर कोई और पर्सन है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी डिसेबिलिटी के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे डालनी है कि क्या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालनी है आपको, उनको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की उनको बीमारी है वो आपको डालनी है। डिपेंडेंट कौन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, पैन नंबर मेंशन करना है, डिपेंडेंट का आधार नंबर मेंशन करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। जब आप किसी की ये इस तरीके की डिसेबिलिटी की क्लेम करते हैं तो आपको एक फॉर्म होता है फॉर्म 10IA, वो आपको फाइल करना होता है। उसकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और UTID नंबर आप डालेंगे। जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना डिसेबिलिटी का, अगर आपके पास है तो वहाँ पे UTID नंबर भी आपको मिल जाता है। अगर है तो आप डालिएगा, ये आपकी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अब आपको डालनी है जब भी आप जो है 80DD का क्लेम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव करेंगे तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अपने आप ऑटो कैलकुलेट होके इस फील्ड में आपको नजर आने लगेगी। अगला है आपका 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज की। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिसीज हुई है, आप उसके ट्रीटमेंट में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो आपको वो अमाउंट यहाँ डालना है। इसमें भी अब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। टाइप ऑफ यूजर, आप सेल्फ है या फिर डिपेंडेंट है। सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन, जो आपका डिपेंडेंट है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, आप खुद सीनियर सिटीजन है, या फिर सेल्फ और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं है, तो आप सिलेक्ट करिए। नेचर ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, यहाँ से आप मेंशन करिए क्या डिसीज आपको है या फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट जो है उनको है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डालिए। यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। फिर है कि अगर आपने इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन का, तो एजुकेशन लोन के केस में अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि किससे लोन लिया है, नाम क्या है इंस्टीट्यूशन का, कितने का लोन लिया था, कब लिया था, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है और कितना आप इंटरेस्ट पे इसके ऊपर कर चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। तो इन शॉर्ट अगर अब आपको जो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने पास रख के बैठना होगा जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको रिबेट जो है दे दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि आपने लोन लिया है अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EA, ये दोनों ही सेक्शन में सेम इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें भी जब आप एडिट पे जाएंगे तो आपसे ही मांगेगा कि कितने का लोन लिया है, कहाँ
से लिया है, कब कितना आप पे कर चुके हैं, लोन अकाउंट नंबर क्या है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है और आपको डिडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। 80EE है आपका कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, आपने कोई ई कार ली है, तो उसकी रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन आपसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है कि आपने लोन कितने का लिया है, कौन से बैंक से लिया है, ठीक है, और क्या बैंक का लोन अकाउंट नंबर है, कब लिया था, कितना अमाउंट आप रीपे कर चुके हैं, कितना अब आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अब डोनेशन से रिलेटेड शुरू से ही हमसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो इस टैब में एज सच आपको बहुत मेजर चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कितना डोनेशन आपने कैश में किया है, कितना अदर मोड में किया है, क्योंकि कैश में आप 2000 से ज्यादा का डोनेशन आपको अलाउ नहीं होता। टोटल डोनेशन आ जाएगा यहाँ पे, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के लिए आपको एडिट पे जाना है, यहाँ से आपको 1 by 1 फील्ड्स को ऐड करना है, और वहां पर वो कैटेगरी वाइज जो है शो होने लगेगी। आपको ऐड क्या करना है एक बार मैं बता देती हूँ। डोनेशन का टाइप, कि डोनेशन आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 100% या 50% वाली में, ठीक है। फिर उसके बाद पैन नंबर ऑफ डोनी, जिसको आपने दिया है डोनेशन, उसका पैन नंबर क्या है, नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा स्टेट पिन कोड के साथ। फिर आपने कितना कैश में दिया है, कितना आपने अदर मोड में दिया है, टोटल डोनेशन आपका आ जाएगा। तो यहीं से ही कैलकुलेट होकर आएगा कि कितना डोनेशन हम आपको अलाउ करेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप 1 by 1 टैब में डालते चले जाएंगे, तो आपकी जो ये वाली टैब है ये क्रिएट हो जाएगी, और इसमें आपका क्वालिफाइड अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि कितना मैक्सिमम रिबेट आपको अलाउ होगा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। डोनेशन के बाद 80GG रेंट पेड, अगर आप रेंट पे रहते हैं लेकिन आप HRA क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप 80GG सेक्शन में अपना रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। इसकी 2-3 कंडीशंस होती है, वो आपको फुलफिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपने कितना रेंट पे किया है, और फॉर्म 10BA फॉर्म भी हमारा रिक्वायर्ड होता है अगर आप रेंट पे रह रहे हो और 80GG की डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं। अभी तक के फॉर्म्स में कहीं पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं होता था, जिसकी वजह से जो लोग रिटर्न भर रहे हैं वो ये बिना फॉर्म भरे अपनी रिटर्न को भर रहे थे, और वो डिडक्शन कई बार उनको डिसअलाउ हो जाती थी। तो अब डिपार्टमेंट ने ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है कि अब जब तक आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें नहीं देंगे, आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे, जब तक हम आपको ये रिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट और चेंजेस है जो देखने को मिल रहे हैं, कि पहले जो फॉर्म डिपार्टमेंट ने दिए थे कि आप ये फॉर्म फाइल करिए तभी आपको रिडक्शन मिलेगी, जो लोग नहीं फाइल करते थे इतना कोई बड़ा एक्शन नहीं होता था, रिटर्न फिर भी फाइल हो जाती थी। बट अब एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन करनी है अगर आपने फॉर्म 10BA फाइल कर दिया है। तो अगेन डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो आपको मेंशन करनी है। आपको डोनेशन के केस में तो आपको सेम फील्ड्स मिलने वाली है, आपको सब कुछ मेंशन करना है कि डोनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, कितना आप डोनेशन कर रहे हैं, कैश में कितना कर रहे हैं, नॉन कैश कितना करना है, एवरीथिंग। इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट, ये बहुत इजी सा फील्ड है आपका, जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पे पे किया है आप उतना मेंशन करेंगे, अपने आप आपका ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन नहीं है 10,000 तक अलाउ होता है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक आपको ये रिबेट मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका डिटेल ऑफ रिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऊपर हमने 10BB सेक्शन देखा था, जिसमें अगर आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल है, अब है कि आप खुद डिसेबल है, तो उसकी रिडक्शन आपको ATU सेक्शन में मिलती है। यहाँ पर भी आपको फॉर्म 10IA की जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको डालना है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको डालना है कि आप सेवरल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं या फिर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। समटाइम्स ये फील्ड्स भरते समय टैक्स पेयर को दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, आपके पास ना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होगा जो आपके डॉक्टर से आपको मिला होगा, वहाँ पे 2-3 फील्ड्स का मेंशन होती है कि आप सेवर डिसेबिलिटी में आते हैं या फिर जो है नॉर्मल डिसेबिलिटी में आते हैं। फिर उसके बाद आपकी टाइप ऑफ डिसीज क्या है, ये सब उसमें मेंशन होती है। जब आप फॉर्म 10IA भरेंगे तो उसके लिए भी आपको ये फील्ड्स चाहिए होती है, तो अपना वो सर्टिफिकेट रख के बैठिएगा, तभी आप इन काम को कर पाएंगे। तो ये सब फिल करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगेगी। एनी अदर डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। अब जितना भी आपने यहाँ पे फिल किया है वो सारी डिडक्शन यहाँ पर टोटल होके आ जाएगी कि आपने मांगा तो हमसे कितना और कितना के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आएगा, और जितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल है उतनी डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। ये डिडक्शन का टैब ऐसे ही ओपन नहीं होगा। समटाइम्स क्या होता है, हम न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं और अंदर डिडक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि हमें डिडक्शन नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आप ओल्ड में जाएंगे तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। न्यू वाले सिर्फ यहाँ पे इस टैब में उनको 4 तरीके की डिडक्शन देखने को मिलेगी। एक अग्निपथ स्कीम की 80CC2 की जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एक ये एनी अदर डिडक्शन और टोटल डिडक्शन का कॉलम, ये 4 कॉलम न्यू टैक्स रिजीम वालों को देखने को मिलेगी। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, क्योंकि इस बार बहुत मेजर चेंज आया रिडक्शन से रिलेटेड। अब आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका टैक्स पेड। यहाँ से ऑटो पॉपुलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है, कितना TDS कटा है, कितना TCS कटा है। अगर आपका कोई
कोई टैक्स बनता है तो आप उसकी पेमेंट कराएंगे और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के टैब में उसको ऐड अदर में जाके ऐड कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं है कि आप कंफर्म करते चले जाएं, आपको अपने 26 ईयर्स से एआई से क्रॉस चेक जरूर करनी है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो डाउनलोड कराया था। कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद अब आएगा वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी कि कितना टैक्स आपके ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितना टैक्स आपके ऊपर बनने वाला है। इसको आप चेक कर लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब आपको पता लगेगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स आपका बन रहा है या फिर रिफंड बन रहा है। तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट अमाउंट पता लग जाएगा कि रिफंड कितना बन रहा है, पेएबल कितना बन रहा है। पेएबल बन रहा हो तो चालान फाइल करके रिटर्न आप अपना चालान बना लीजिए, पेमेंट कर दीजिए, फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाके उस चालान को फिल करिए, तब अपनी रिटर्न को अपलोड करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पेमेंट तो करा देते हैं लेकिन रिटर्न में उस अमाउंट को डालते नहीं है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, जिसकी वजह से डिमांड आ जाती है। तो ये स्टेप आप करना मत भूलिएगा। रिफंड है तो अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लीजिए रिटर्न अपलोड करने से पहले, नहीं तो रिफंड आपका जो है अटक सकता है, रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। फिर आपको दोबारा से रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी होगी। फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ से अपनी रिटर्न को आप चेक कर लीजिए, इसको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन कर दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेट जब आप करेंगे बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, एक एक एरर को आपको जाना है, एक एक एरर के अंदर उस पर आप क्लिक करेंगे, उस टैब पे चले जाएंगे, उसको ठीक करना है। जब सारे एरर हट जाएंगे फिर दोबारा वैलिडेट करना है। फिर आपकी रिटर्न में वो आपसे ई वेरिफिकेशन मांगेगा, आपको ई वेरीफाई करनी है अपने ओटीपी से और रिटर्न को अपलोड कर देना है। तो ये है आपका छोटा सा प्रोसेस कि कैसे कैसे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आप अपनी रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ ये पूरी वीडियो हमारी डेडिकेटेड थी कि किस तरीके से फॉर्म 16 के बिना भी आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। थैंक्स।